हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। ये हमने छोटी छोटी वीडियो आपके चैप्टर्स के रिवीजन के पर्पज से बनाई है ताकि आप जो है केवल इस वीडियो को देख करके अपने इस चैप्टर को समराइज कर सकें। तो इसके लिए जरूरी है कि आप ध्यान से केवल सुनकर देखकर आपने जो पढ़ा है उसको एक सरसरी निगाह से आप रिवीजन कर पाए। इसके उद्देश्य से हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन। रिलेशन फंक्शन में हमें बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी, तो बारी बारी से एक एक क्रम से हम जो है उन सभी के बारे में स्टडी करेंगे और अपना जो है हम क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास। फर्स्ट, रिलेशन क्या है? Relation R form a set A to a set B is a subset of A cross B। तो रिलेशन जो होता है A क्रॉस B का सबसेट होता है। अब A क्रॉस B क्या है? तो A के एलिमेंट और B के एलिमेंट्स दोनों के जो हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो ऑर्डर पेयर हमारे बनते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे रिलेशन R जो है फ्रॉम अ सेट A टू सेट B का ये सबसेट होता है। ठीक है, और हम जो है फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है ए क्रॉस बी क्या है? तो ए क्रॉस बी यानी ए के प्रत्येक यानी एक एक एलिमेंट के साथ बी के प्रत्येक एलिमेंट का जो प्रोडक्ट होता है वेयर ए कॉमा बी सच दैट ए इज एलिमेंट ऑफ ए, बी इज एलिमेंट ऑफ बी। तो ये ए और बी क्या है? ए और बी जो है हमारे ये रिलेशन है। ए और बी के बीच में हमारा क्या है? रिलेशन दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम फिर बात करते हैं इफ एन ए इज इक्वल टू आर, यानी कि ए में नंबर ऑफ सेट जो है हमारे पास एलिमेंट की संख्या आर दी गई है और नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या बी में हमारे एस दी गई है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी देन एन क्रॉस बी। तो हमारे पास जो है ए क्रॉस बी में नंबर्स ऑफ एलिमेंट की संख्या क्या होगी? आर इंटू एस, यानी कि नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी की संख्या को हम प्रोडक्ट कर देते हैं। एंड नंबर ऑफ द रिलेशन इज द 2rs। 2rs का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ कितने रिलेशन इसमें बन सकते हैं, तो 2 की पावर rs हम लगा देंगे तो वहां नंबर ऑफ रिलेशन हमें फाइंड कर सकते हैं। यानी a क्रॉस b में अगर हमारे पास एलिमेंट की संख्या rs है तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे? 2 की पावर rs। तो ये एक नंबर के क्वेश्चन इस तरीके से छोटे छोटे हमारे बन सकते हैं। दूसरा, phi is also relation defined on the set A। phi एक ऐसा रिलेशन है डिफाइंड सेट A के लिए कॉल्ड अ वेड एम्प्टी रिलेशन। फाई के साथ क्योंकि सबका रिलेशन होता है, हर सेट में फाई अवेलेबल होता है, तो जो है सेट ए के साथ जो है उसका रिलेशन जो है वाइड एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, यानी ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट के साथ जब हम ए क्रॉस ए का रिलेशन लेते हैं तो उस आर रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, फिर चलिए, तो रिलेशन में हमारे पास 3 प्रकार के रिलेशन होते हैं। पहला रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, पहले इसको ध्यान समझने की जरूरत है। रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज सेड टू बी अ रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए इज सेट ऑफ आर एवरी ए इज एलिमेंट ऑफ ए। अब हम यहां बात करेंगे रिफ्लेक्सिव का मतलब। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है मिरर इमेज, यानी हम सामने जो है जैसे हम मिरर के सामने जैसे हम जाते हैं तो हमारा बिल्कुल जो है अक्स हमारा मिरर के अंदर दिखाई देता है, तो वहां पर हम जो है रिलेशन जो है हमारे पास ऐसे रिलेशन बिल्कुल सेम नंबर के साथ जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सिमेट्रिक रिलेशन। रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए said to be a symmetric if a comma b is element of r implies that b comma a is element of r every a comma b is element of a। अब सिमेट्री के केस में क्या होता है कि अगर a कॉमा b जो है हमारे r रिलेशन r का एलिमेंट है तो b कॉमा a भी जो है r का रिलेशन होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि हमारे पास रिलेशन में हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड है तो उसको कन्वर्स यानी सिमेट्री के रूप में, यानी हम उसके क्रम को बदल दें, यानी ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी जो है रिलेशन आर का है एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक रिलेशन है। फिर इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर है ट्रांजिटिव रिलेशन। रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी अ ट्रांजिटिव।
रिलेशन आर जो है सेट ए के लिए हमारा ट्रांजिटिव कब होगा, जब ए कॉमा बी आर का एलिमेंट है, बी कॉमा सी आर का एलिमेंट है, तो ए कॉमा सी भी आर का ही एलिमेंट होना चाहिए, जहां पर ए कॉमा बी कॉमा सी हमारे आर के एलिमेंट है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमारे पास रिलेशन में ए कॉमा बी अवेलेबल है तो बी कॉमा सी अवेलेबल है। अब जब तीसरे का नंबर जब ही आता है जब बी कॉमा सी हमारा जो है उसमें रहता है, ए कॉमा बी पहले से है वो तो ठीक हो गया रिलेशन में, लेकिन बी कॉमा सी अगर उसमें नहीं है तो हम ए कॉमा सी को चेक नहीं करते हैं, हम सीधे सीधे उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं। तो ए कॉमा बी अगर हमारे आर का रिलेशन है, बी कॉमा सी हमारे आर का रिलेशन है, तभी हमें ये चेक करना है कि ए कॉमा सी भी जो है हमारे आर का रिलेशन है। अदरवाइज हमको चेक नहीं करना है, हम उसको सीधे क्या बोल देंगे, ट्रांजिटिव बोल देंगे। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। और रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए इज सेड टू बी अ इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज अ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस तभी माना जाता है जब वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव को भी सपोर्ट करता है, सिमेट्री को भी सपोर्ट करता है और ट्रांजिटिव को भी सपोर्ट करता है। अगर ये तीनों हैं तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक हो गया, तो हमारी बात यहाँ पर रिलेशन की कंप्लीट हो गई। पहला हमारे पास कौन सा रिलेशन होता है, पहला रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा रिलेशन होता है सिमेट्रिक और तीसरा रिलेशन होता है ट्रांजिटिव। और अगर ये तीनों ही रिलेशन हमारे किसी रिलेशन में अवेलेबल है तो हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, हम फंक्शन की बात करते हैं। वन वन फंक्शन, अब ये वन वन फंक्शन क्या चीज है, f such that a tends to b is said to be a one one if distinct element in a has distinct element in b। यानी a के अलग अलग प्रत्येक एलिमेंट के लिए b में हमारे पास जो है एक सेपरेट एलिमेंट है, यानी a की मैपिंग b में हो रही है वन वन करके, यानी एक का एक के साथ ही मैपिंग हो रही है। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन a हैज डिस्टिंक्ट इमेज। हर एलिमेंट के लिए पर्टिकुलर एक इमेज होनी चाहिए बी के अंदर। फॉर एवरी x1 x2 एज एलिमेंट ऑफ ए सच दैट x1 नॉट इक्वल टू x2 इंप्लाइज दैट fx1 नॉट इक्वल टू fx2। अगर हम इसमें लॉगरिथम में भी जो है एल्गोरिथम हम लगाते हैं इसमें, तो जब हम लिखते हैं कि फंक्शन हमारे पास अगर fx1 इक्वल टू fx2 के हम रख रहे हैं तो सॉल्व करने पर अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाए या x1 इक्वल टू x2 है तो हम x1 इक्वल टू fx2 हम दिखा देते हैं, तो वो फंक्शन हमारा जो है वन वन फंक्शन हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम यूं कहें कि हमारा जो है प्रत्येक x1 x2 जो है a का एलिमेंट होना चाहिए, तो such that fx1 equal to fx2 implies that x1 equal to x2 one one function is called a injective function। one one function का जो दूसरा नाम है वो क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। व्हाट इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, इसे बोलते हैं सर्जेक्टिव। ऑन टू फंक्शन हमारा होता है सर्जेक्टिव। और फंक्शन f such that a tends to b is said to be a onto if rf equal to b। अब rf equal to b, that is a every b is element of b, there exists a is element of a। तो हमारे पास जो है एक एलिमेंट हमारा a का है और दूसरा एलिमेंट हमारा जो है b जो है हमारा b का एलिमेंट है, तो fa इक्वल टू b सच दैट fa इक्वल टू b। अब हमारे पास जो है इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है कि हमारे पास ऑन टू में सब्जेक्टिव हमारे पास b के प्रत्येक एलिमेंट हमारे फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, हमारे पास जो है फंक्शन जो हमारे पास दिया गया है एक एलिमेंट के लिए हमारे पास जो है b में हमारे पास हम इसको इमेज हमारी मिल रही है और b के हमारा पूरा जो है हमारा कोडोमेन हमारा पूरी तरह से फुलफिल है, भरा हुआ है, तो हम उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अ फंक्शन विच इज नॉट अ वन वन इज कॉल्ड अ मेनी वन फंक्शन। अगर फंक्शन हमारा जो है वन वन नहीं है तो मेनी वन फंक्शन इसलिए कहते हैं कि अगर कई का इमेज, मान लीजिए वन वन नहीं है तो कई सारे जो एलिमेंट का इमेज हमारे पास जो है जो दूसरे हमारा जो बी में है, बी में हमारे पास बहुत से एलिमेंट का इमेज हमारे बी में एक जगह बन रहा है, उसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। अ फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। अगर कोई फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगली डिफिनीशन है बाइजेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन विच इज बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव
इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव हमारे पास 1 1 और सर्जेक्टिव मतलब 1 1 ऑन टू इज अ कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर हमारा कोई फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है तो वो फंक्शन हमारा क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। फिर हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन का कंपोजिशन। इफ एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, एक फंक्शन हो गया। जी सच दैट बी टेंड्स टू सी, ये दूसरा फंक्शन हो गया। आर टू फंक्शन, ये दो फंक्शन है। देन कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाई GOF, गॉफ बोलते हैं, इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो है इसे बोल जाएंगे कि पहले हमारे पास जो है गॉफ, गॉफ का मतलब सबसे पहले हमें फंक्शन एफ को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसके लिए हमें जी फंक्शन को हमें सॉल्व करना है। ए टू सी बाई GOF x इक्वल टू GFX, एवरी x एलिमेंट ऑफ ए। Clearly, GOF is defined if range of F is the subset of domain G। तो F की जो रेंज होगी वो जो है D के डोमेन होगी, G के लिए डोमेन का काम करेगी। सिमिलरली FOG के लिए हम डिफाइन हम कर सकते हैं, यानी जो हमारे पास जो है G का जो हमारे पास जो रेंज है वो हमारे पास जो है F के लिए हमारे लिए डोमेन का काम करेगी, और हम इस तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्वर्टिबल फंक्शन। व्हाट इज अ इन्वर्टिबल फंक्शन? अ फंक्शन f such that x tends to y is invertible if it is bisective। इन्वर्टिबल फंक्शन कैसे है? पहले तो बाइजेक्टिव होना चाहिए, एंड इफ इट इज बाइजेक्टिव एंड इफ f such that x tends to y is bisective function, then function g such that y tends to x is said to be a inverse of f if FOG is equal to IY and GOF is IX। तो ये जो है IX और IY आर आइडेंटिकल फंक्शन, तो हम यहाँ पर इनवर्स फंक्शन हम इसको कह सकते हैं। ये हमारे पास जो है FOG और GOF, हम किसी फंक्शन का जो है कंपोजिशन लेते हैं दो फंक्शन का, अगर FOG लेते हैं तो भी हमें आइडेंटिटी मिलती है और GOF लेते हैं तो भी हमें आइडेंटिटी मिलती है। इसका मतलब वो फंक्शन क्या है, वो हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन का। फिर इसके बाद G इज इनवर्स ऑफ F। तो G अगर हमारे F का इनवर्स है तो हम इस इनवर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, F की पावर -1, कि हम इनवर्स को पावर -1 से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है बाइनरी ऑपरेशन। ए बाइनरी ऑपरेशन, इसको स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफाइन ऑन सेट ए इज अ फंक्शन। ये बाइनरी ऑपरेशन भी एक प्रकार का फंक्शन होता है फ्रॉम ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए। तो A cross A tends to A, here the binary operation A comma B is denoted by A star B, यानी A star B से हम इस बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन जो है डिफाइन ऑन सेट A, तो A सेट के लिए कम्यूटेटिव, यानी हमारा बाइनरी ऑपरेशन जो होता है ये कम्यूटेटिव लॉ को शो करता है। A स्टार B करें या B स्टार A करें फॉर एवरी A comma B is element of बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन ऑन सेट A is called एसोसिएटिव। ये बाइनरी ऑपरेशन हमारे एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी इज एलिमेंट ऑफ ए। तो ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों को शो करता है। इफ स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, देन एन एलिमेंट ई इज एलिमेंट ए इज सेड टू बी द आइडेंटिकल एलिमेंट। यानी हमारे पास जो है ई क्या चीज है, ई एक जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब कि ए के साथ अगर हम कोई बाइनरी ऑपरेशन करते हैं ई का, तो ई के साथ अगर ए का बाइनरी ऑपरेशन करते हैं तो हमें फिर से वही एलिमेंट मिल जाता है। जैसे हमने क्या होता है मल्टीप्लीकेशन में हमारी आइडेंटिटी जो है 1 होती है, 1 का किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फंक्शन हमारा 1 ही मिलता है, वो वैल्यू हमारी 1 ही होती है। तो 1 अगर वो 0 हमारा आइडेंटिटी है, ऐड कर रहे हैं तो 1 में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो हमें 1 ही मिल रहा है। सेम इसी प्रकार से बाइनरी ऑपरेशन में जो है ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए, एवरी ए इज एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। बाइनरी ऑपरेशन में हर बाइनरी ऑपरेशन के लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट जो है यूनिक होता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि जो है आइडेंटिटी एलिमेंट उस बाइनरी ऑपरेशन के लिए अलग अलग होता है। एक हमारा बाइनरी ऑपरेशन उसका होता है जिसका हम जो है यहाँ पर यूज करते हैं। इफ स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए, देन एन एलिमेंट बी इज सेड टू बी अ इनवर्स ऑफ। अगर जो है हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन सेट ए का है और देन एन एलिमेंट बी, सेट बी जो है उसका हमें इनवर्स बोलना है,
ऑफ ए, सो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई। अब ये इनवर्स है तो दो, एक मान लीजिए हमारा बाइनरी ऑपरेशन ए है और दूसरा वाला जो है हमारा जो है बाइनरी ऑपरेशन बी है, तो ए जो है बी का इनवर्स है, दोनों को साथ बाइनरी ऑपरेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी। इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। एलिमेंट्स जो है हमारे पास हर जो है अगर यूनिक होगा, अगर किसी एलिमेंट का हमें आप इनवर्स है तो वह जो है एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, यूनिक ही होगा। तो स्टूडेंट्स, आपने बड़े ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपने बहुत बहुत धन्यवाद।